Hello students, welcome to my YouTube channel for 10+2 Accountancy CBSE. Uh, Today we are going to start the fundamentals of partnership. Partnership is very important topic. एक पूरी बुक जो पार्टनरशिप पर है +2 CBSE बोर्ड के एग्जाम्स में जो आपको फर्स्ट बुक है दैट इज अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर हम पार्टनरशिप की पूरी अकाउंटिंग करेंगे। सेकंड बुक और थर्ड बुक के अंदर कंपनी अकाउंट से रिलेटेड शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं और एक बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनके एनालिसिस है जिसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर टूल्स ऑफ एनालिसिस है। पार्टनरशिप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ये फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जब तक हमें फंडामेंटल चैप्टर नहीं समझ आएगा, हमें आगे पार्टनरशिप की डिटेल्ड चैप्टर जिसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो पहले पार्टनरशिप की अकाउंटिंग समझने से पहले हमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। आपने 10+1 तक अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न किया था। सोल मींस सिंगल ओनर। हमने जो 10+1 तक अकाउंटिंग की है उसमें आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें आपको जर्नल्स, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैसे हम कैश बुक्स मेंटेन करते हैं, परचेज बुक, सेल बुक, जर्नल के क्या गोल्डन रूल्स हैं, डेबिट क्रेडिट के, लेजर्स में कैसे पोस्टिंग होती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बैलेंस शीट कैसे फाइनलाइज करते हैं, जिससे हमें अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता लग जाता है और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के की फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगता है। ये सारे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग विद रिगार्ड टू सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हमने 10+1 में कंप्लीट कर लिया। इन एडिशन टू द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग हमने +1 के अंदर डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग पर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, उसके कौन कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट किया था हमने, जिसके अंदर अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दौरान BRBP देता है, सेलर बायर आपस में जब डील करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, कैसे बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है, कैसे बिल डिसऑनर होते हैं तो जर्नल एंट्रीज पास होती है, कैसे एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स की एंट्रीज होती है। एक चैप्टर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया था, जिसमें हम अपनी कैश बुक को और बैंक की पासबुक को आपस में रिकंसाइल करते हैं। एक चैप्टर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया था कि अगर अकाउंटिंग में कोई एरर हो जाए, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल एरर, तो उनको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उसके क्या तरीके हैं। सब्सिडरी बुक्स में हमने पूरी डिटेल्ड एंट्रीज की थी, जर्नल प्रॉपर किया था, GST की प्रोविजंस भी हमने कंप्लीट कर ली थी जब हम जर्नल लेजर की प्रिपरेशंस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने सोल प्रोप्राइटर का विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी कंप्लीट कर ली थी। ये हमने अकाउंटिंग सिस्टम लास्ट ईयर पूरा 10+1 के अंदर फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर लिया था। जो 10+2 है इसमें फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, इसमें अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, फंडामेंटल रूल्स वही रहते हैं, वही डेबिट, वही क्रेडिट, कैश बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ सेम। ये नहीं कि सोल प्रोप्राइटर के फंडामेंटल अकाउंटिंग कुछ और होगी और पार्टनरशिप के फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कुछ और होंगे। अकाउंटिंग हमारे पूरे इंडिया की सेम है, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं पार्टनरशिप में। जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स करेंगे, वहां थोड़ा सा हमें और डिटेल्ड करना पड़ता है, अकाउंटिंग सिस्टम को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है, लेकिन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे सेम रहते हैं।
कोई डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस नहीं है, कोई ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं है, कोई सब्सिडरी बुक्स में डिफरेंस नहीं है, जीएसटी के प्रोविजन सेम है, पार्टनरशिप बिजनेस तो सेम ही है, बिजनेस में लेन देन डेबिट क्रेडिट सारी ट्रांजैक्शन सेम रहेंगी। बस पहले सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर था, अब ओनर्स एक से ज्यादा है, 2 3 5 10 15 20 ओनर ज्यादा हो गए। तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हमें थोड़ा सा अलग से समझना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट अपने उसी का प्रॉफिट होता है, उसी का लॉस होता है, उसी का रिस्क होता है, उसी की कैपिटल होती है। लेकिन पार्टनरशिप में ओनर एक से ज्यादा है तो वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स बनाएंगे अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल अकाउंटिंग सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सेम फॉर्मेट है। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं। अभी अकाउंटिंग सिस्टम नहीं मैं समझा रहा, सिर्फ पार्टनरशिप क्या होती है उसे समझा रहा हूं। हमारे पास बहुत से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एंटिटी अपना अगर कोई बिजनेस करना चाहती है तो वो उस बिजनेस को काफी तरीकों से कर सकती है। वेरियस मेथड्स आर देयर। जैसे वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बना सकता है। सोल प्रोप्राइटर, सोल का मतलब होता है सिंगल, तो वो अकेला मालिक कैपिटल भी खुद डालेगा, सारे इनिशिएटिव भी खुद लेगा, सारी बिजनेस एक्टिविटीज भी खुद करेगा, प्रॉफिट भी सारा उसका होगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस भी उसी को बियर करना पड़ेगा, सारा रिस्क भी वो बियर करेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मीन सिंगल ओनर, ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन। लेकिन ये बिजनेस छोटे लेवल पर होता है, हम इसे बहुत एक्सपेंड नहीं कर सकते। उसका रीजन है एक सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल ओनर इतनी सारी एक्टिविटीज अकेला हैंडल नहीं कर सकता। तो इसी का एक रिफॉर्म्ड फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें दो लोग मिनिमम होते हैं और ज्यादा मैक्सिमम। कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट रखी हुई है 50 लोगों से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। अगर हम 50 लोगों से ज्यादा एक फर्म में पार्टनर्स एंटर करते हैं तो वो इलीगल एसोसिएशन कहलाती है। 50 से ज्यादा अगर पार्टनर हैं तो हमें उसे कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज एक्ट 2013 ने लिमिट इंपोज की हुई है, पार्टनरशिप एक्ट ने लिमिट नहीं इंपोज की हुई, दैट इज 50, मिनिमम 2। तो यहां 2 ओनर होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ओनर होते हैं। कैपिटल भी दोनों डालेंगे, या 2 से ज्यादा तो ज्यादा लोग डालेंगे। प्रॉफिट भी आपस में सारे शेयर करेंगे, लॉस है तो लॉस भी आपस में शेयर करेंगे, पार्टिसिपेशन भी बिजनेस में सारे करेंगे। तो उनको एक ब्रॉड लेवल पर बिजनेस करने का फायदा हो जाता है। कैपिटल की कमी नहीं रहती, सारे अपने अपने रिसोर्सेज से कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और फर्म को वो कैपिटल मिलेगी जिससे फर्म अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है। इससे भी एक और अलग से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं कंपनीज। कंपनीज मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी जिसे हम कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसे हम एक कंपनीज एक्ट में अलग से कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट मतलब बनाया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है। ये भी हम जब कंपनी काउंट्स करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर इज वन मोर मेथड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पंजाब में मिल्क फेड है, वेरका जिसे हम बोलते हैं, दैट इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कुछ मेंबर्स मिलके काम करते हैं फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ मेंबर्स इटसेल्फ, अपने सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, यहां जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो अपना बिजनेस एंटिटीज चलाती हैं। फादर, मदर, सन, डॉटर, एक ही फैमिली के लोग मिलके काम करते हैं। फर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यही बेसिक डिफरेंस है। फर्म में पार्टनर्स कहीं से भी हो, किसी भी फैमिली के हो सकते हैं, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ज्वाइंट फैमिली से हैं और हेड ऑफ द फैमिली को हम कर्ता बोलते हैं।
पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाता है कि पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉ है। तो पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 1932। कंपनीज एक्ट कंपनीज को रेगुलेट करता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है। उसमें सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है, क्या कहता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने क्या बोला है, 2 मिनिमम पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी करेंगे, चाहे हम सारे मिलके करें, या अगर सपोज 10 पार्टनर हैं, उनमें से 4 एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बाकी 6 एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, तो वो भी अलाउड है। तो ये जरूरी नहीं कि 10 पार्टनर 10 के 10 ऑफिस में आके सारे बिजनेस को रेगुलेट करेंगे। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करके 4 लोगों को ही उन्होंने पावर्स डेलीगेट कर दी कि आप ही हमारे बिहाफ पर सारी एक्टिविटीज को, वर्किंग पार्टनर जिसे हम बोलते हैं, आप ही हमारी सारी एक्टिविटीज को हैंडल करो। तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, कम से कम 2 लोग होते हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं और एक बिजनेस कैरीड आउट करते हैं। क्या फीचर्स है पार्टनरशिप के? एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पर्सन, मैंने अभी बताया। कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई किया मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बैंकिंग पार्टनरशिप है चाहे वो नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप है। जब हम पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट बनाते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, चाहे ये एग्रीमेंट रिटन हो सकता है या ओरल, क्योंकि पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट आपस में पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, आइदर इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म। बेटर है रिटन फॉर्म में, क्यों? ताकि कल अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो अगर हमारे पास रिटन पार्टनरशिप डीड होगी तो उस डीड के अकॉर्डिंगली हम उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाएंगे। इवन वी कैन मूव टू द कोर्ट, और कोर्ट भी एक रिटन एग्रीमेंट को कंसीडर करता है। सो व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मीन्स all the terms which are decided between the partners is written in a document known as partnership deed. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट डिफाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस which are decided between the partners. पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हैं, उसको एक रिटन फॉर्म में हम नोट कर लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट और बिजनेस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर भी लिखा था, बिजनेस एंड देयर शुड बी अ प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस लीगल होना चाहिए, किसी इलीगल बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। अगर इलीगल बिजनेस के लिए हमने कोई फर्म इनकॉर्पोरेट की है तो इंडियन लॉ उसे एक लीगल एंटिटी नहीं मानता, उस बिजनेस को इन द आईज ऑफ लॉ एक प्रॉपर बिजनेस नहीं माना जाता। और कोई भी एक्टिविटी जो हम पार्टनरशिप में लेते हैं, इट शुड बी फॉर प्रॉफिट मोटिव। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपस में पार्टनर शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं? उन्होंने जो पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है अकॉर्डिंगली। अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहते, इट इज नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। वो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन वो अलग से टॉपिक है। तो फॉर अ प्रॉपर एंड इन रियल टर्म्स एक पार्टनरशिप वही है जिसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी हो और बिजनेस एक्टिविटी किसी प्रॉफिट मोटिव से हो। ये जरूरी नहीं कि अगर सपोज 10 पार्टनर तो 10 के 10 एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है 3-4 वर्किंग पार्टनर हम रख लेते हैं, बाकी नॉन वर्किंग स्लीपिंग पार्टनर्स रख लेते हैं। कैपिटल सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट्स एंड ड्यूटी सबकी है, प्रॉफिट भी सारे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेशन सारे भी कर सकते हैं। दे कैन एक्ट ऑल और सम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। पार्टनरशिप
में जो पार्टनर्स हैं उनमें प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप है। मालिक भी ये खुद ही हैं और एजेंट भी हैं। कैसे एजेंट है? आज अगर एक पार्टनर कोई भी एक्ट करता है, सपोज मैं एक पार्टनर हूं किसी पार्टनरशिप फर्म का, मैंने कोई भी एक्ट किया, कोई भी एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी मुझे भी बाइंड करेगी, साथ ही साथ मैं उस एक्टिविटी के लिए खुद भी लायबल हूं। बाइंड करने का मतलब लायबल हूं, साथ ही साथ जो अदर पार्टनर है वो भी मेरे एक्ट के लिए लायबल है। तो मैं दूसरे पार्टनर्स के लिए, ये देखिए लिखा है मैंने, एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करता है। प्रिंसिपल कैसे है? वो अपने एक्ट से अपने आप को भी बाइंड करता है। तो मालिक भी है और एजेंट भी है। अपने एक्ट से जो उसने एक्टिविटीज की उसके लिए खुद भी लायबल है और उसके एक्ट के लिए अदर पार्टनर्स भी लायबल है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एज प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? मैंने अभी बताया है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स एक रिटन फॉर्म में लिखी जाती है। एक्ट नहीं कहता कि कंपल्सरली आपके पास रिटन डीड होनी चाहिए, पर मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई डिस्प्यूट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए पार्टनर्स के बीच में, जब तक हमारे पास रिटन पार्टनरशिप डीड और वो भी ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड नहीं होगी, हम उस डीड को रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं। रजिस्टर्ड डीड का फायदा ये होता है, कल अगर वो किसी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो एक रजिस्टर्ड डीड को कोर्ट भी एडमिसिबल एज एन एविडेंस मानती है। आज सपोज पार्टनर्स के बीच में किसी पॉइंट पर मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट हो गया, अगर हमने एक डीड बनाई हुई है रिटन और उस डीड को सारे पार्टनर्स ने प्रॉपरली साइन किया हुआ है और उसे कोर्ट में रजिस्टर्ड भी कराया हुआ है, तो कल अगर वो डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंच जाएगा तो कोर्ट भी उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेगी? बाय परसुइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर रिटन इन अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड। जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसी के अकॉर्डिंगली उनको उनके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। डीड में क्या क्या लिखा जाता है? Name and address of the firm as well as the partners, name and address of the partners, nature and place of the business, सब कुछ, फर्म क्या है, उसका क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, कौन कौन पार्टनर है, उनका नाम, उनका एड्रेस, बिजनेस की लोकेशन कहाँ है, कितनी देर के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई है, पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या हम उनकी कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर करेंगे तो कितना करेंगे, पार्टनर्स क्या ड्रॉइंग्स कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा, अगर करेगा तो उस पर क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो कितना रेट है, प्रॉफिट और लॉस हम कैसे किस रेशियो में शेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लेना है या देना है, उसका इंटरेस्ट कितना होगा, क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी इन एडिशन टू प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन मिलेगी, हम फर्म की गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे, उसके भी मेथड्स स्पेसिफाई किए होते हैं। फर्म का अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा कि कैलेंडर ईयर होगा, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज एंड राइट्स हैं और डिस्प्यूट्स कहां सॉल्व होंगे, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैड डेट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा और कहां खोलना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन के टाइम पर अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाएंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन जब हम करेंगे एडमिशन रिटायरमेंट, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होता है, वो कैसे की जाएगी, अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा फर्म का, क्या कैश सिस्टम है, मर्केंटाइल सिस्टम है जो आपने +1 में पढ़ा हुआ है, कौन सा सिस्टम फर्म फॉलो करेगी, फर्म का ऑडिट कब होगा, कौन करेगा, और कब फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। तो सारा कुछ, ईच एंड एवरी टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज रिटन इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, एंड इट इज a good practice to get it in a written form and get it registered. Thank you students. ये मेरा फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप था। नेक्स्ट लेक्चर मैं पीपीटीज की फॉर्म में नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे अकाउंटिंग सिस्टम को
एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला लेक्चर मैंने पीपीटी में इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, इसमें आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होना कंपल्सरी था। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम